जरा कल्पना कीजिए, परीक्षा का हॉल है, कंप्यूटर स्क्रीन सामने और एक छात्र के माथे पर पसीना चमक रहा है। बहुत ही आम दृश्य है ये प्रतियोगी परीक्षाओं का। बिल्कुल। और स्क्रीन पर सवाल एकदम सीधा सा है कि महानदी बेसिन का विस्तार किन चट्टानों पर सबसे अधिक है, या फिर धारवाड़ चट्टानों का सही क्रम क्या है। और दबाव इतना ज्यादा होता है कि उस वक्त दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। एकदम ब्लैंक। मतलब ऐसा लगता है कि भूगोल के जो भी आंकड़े रात भर जाग जाग कर रटे थे, वो सब आपस में उलझ गए। सही कहा। भूगोल के साथ अक्सर यही होता है। हाँ ना, अमूमन जब भूगोल की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले वही रटने वाले बोरिंग आंकड़े आते हैं कि इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, उस मैदान का क्षेत्रफल क्या है। मतलब एक पूरी की पूरी स्प्रेडशीट रटने जैसा लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है पन्नों पर लिखे नंबरों को बस किसी तरह दिमाग में ठूसना है। और सच कहूं तो तैयारी में सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। भूगोल को सिर्फ तथ्यों और नंबरों का अंबार मान लिया जाता है। रट्टा मारने वाला विषय समझ लेते हैं लोग इसे। हाँ, हमने अक्सर देखा है कि छात्र हर एक तथ्य को किसी तरह बस याद करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं समझते कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है, या वो भौतिक संरचना वहां पर आई ही क्यों। बिल्कुल। जब तक क्यों और कैसे वाला कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ नहीं होता, तब तक परीक्षा के उस भारी दबाव में वो रटे हुए आंकड़े हमेशा धोखा दे जाते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। एकदम सही। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। ये वर्दी सीजी नाम के एक प्लेटफॉर्म के अध्ययन सामग्री और उनके क्लास नोट्स हैं। जो मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। हाँ, और इस चर्चा का, या कह लीजिए इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मिशन ही यही है कि छात्रों को उस एग्जामिनर के बुने हुए जाल से बचाया जाए। और वो जाल है तथ्यों को घुमा फिराकर पूछने का। बिल्कुल। और स्रोत में मुझे जो बात सबसे आकर्षक लगी वो है इनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब जब कोई रटने की कोशिश करता है तो उसके पीछे एक डर होता है। हाँ, कुछ छूट जाने का डर। सही कहा। स्क्रीन से पढ़ते समय लोग लगातार स्क्रीनशॉट लेने में लगे रहते हैं कि अरे ये लाइन मिस ना हो जाए। और इसी हड़बड़ी में जो असली कॉन्सेप्ट होता है, जो कहानी चल रही होती है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। इसी डर को खत्म करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया गया है। उन्होंने कक्षा खत्म होने के सिर्फ 4 घंटे बाद पूरे नोट्स का पीडीएफ सीधे टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में डाल दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास के दौरान पूरा ध्यान सिर्फ सुनने और समझने पर लगाया जा सकता है। मतलब नोट्स बनाने का प्रेशर ही खत्म। बिल्कुल खत्म। और जब दिमाग से वो प्रेशर हटता है तभी असली भूगोलिक प्रक्रियाएं समझ में आती हैं। तो इसी एकाग्रता के साथ स्रोत हमें सबसे पहले सतह से नीचे ले जाता है। मतलब एकदम भूगर्भ की ओर। जमीन के नीचे। हाँ, महानदी बेसिन या दंडकारण्य के मैदानों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उन मैदानों के नीचे का आधार क्या है। मतलब बिना नींव समझे आप इमारत को नहीं समझ सकते। एकदम सही। इसीलिए स्रोत की शुरुआत भूगर्भिक संरचना से होती है। भूगर्भिक संरचना शब्द थोड़ा भारी और अकादमिक लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन इसे बहुत सरलता से तोड़ा गया है। भू का अर्थ है पृथ्वी, गर्भ मतलब आंतरिक संरचना, और एक यानी संबंधित। मतलब सीधे शब्दों में पृथ्वी के अंदर चट्टानों के बनने की प्रक्रिया और उनके गुणों का अध्ययन। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ बेजान पत्थरों की बात नहीं है, ये असल में पृथ्वी के पूरे इतिहास का अध्ययन है। हाँ, क्योंकि कोई भी चट्टान रातों रात तो प्रकट नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे लाखों करोड़ों साल की एक बेहद धीमी और चक्रीय प्रक्रिया होती है। यहीं पर मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत पसंद आया जहां एक ठेठ जमीनी उदाहरण दिया गया है, बोरवेल वाला उदाहरण। वो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना। छत्तीसगढ़ के गांव में जब बोर खनन होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। वो बड़ी सी मशीन आती है, खुदाई शुरू होती है, और शुरुआत में सिर्फ मिट्टी या रेत बाहर आती है। हाँ, मुरम या मिट्टी। लेकिन कुछ 100 फीट नीचे जाने के बाद अचानक से मशीन की आवाज बदलने लगती है। उसके कंपन में एक भारीपन आ जाता है। बिल्कुल। और धूल का रंग भी बदल जाता है। तभी गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें वहां सियान लोग कहते हैं, वो आवाज सुनकर ही बता देते हैं कि अब बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, कि अब पथरा आ गया। हाँ, पथरा। और ये जो पथरा है, यही तो धरातल के भीतर की अलग अलग चट्टानें हैं। मुझे तो ये बोरवेल वाली बात बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह लगती है। टाइम मशीन कैसे? मतलब जैसे जैसे वो ड्रिल मशीन जमीन के नीचे गहराई में जा रही है, हम असल में समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे हैं ना। अरे हाँ,
हम पृथ्वी के इतिहास की पुरानी परतों को उधेड़ रहे हैं। ये टाइम मशीन वाली उपमा तो सच में बहुत अच्छी है। तो उस टाइम मशीन के सफर में हमें क्या क्या मिलता है? विज्ञान मुख्य रूप से चट्टानों को 3 श्रेणियों में बांटता है। आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें। अच्छा, लेकिन ये तीनों कोई अलग-अलग डिब्बे तो है नहीं? नहीं, ये एक ही बड़े चक्र के हिस्से हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? मतलब पत्थर तो एकदम ठोस होते हैं, वो अपना रूप कैसे बदल लेते हैं? इसे आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि पृथ्वी के गर्भ से सबसे पहले खौलता हुआ गर्म लावा या मैग्मा बाहर आया। ज्वालामुखी से। हाँ, और जब वो बाहर आकर ठंडा हुआ तो उसने आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया। मतलब जैसे पिघला हुआ गुड़ ठंडा होकर एकदम सख्त हो जाता है? बिल्कुल वैसा ही। अब ये जो कठोर चट्टानें बन गईं, ये लाखों सालों तक हवा, पानी और तापमान के बदलाव की मार सहती हैं। तो हवा और पानी इन पे असर डालते हैं? बहुत ज्यादा। हवा और पानी एक रेगमाल की तरह काम करते हैं। वो इन विशाल चट्टानों को धीरे धीरे घिसते हैं। अच्छा, इसे ही अपरदन या इरोजन कहते हैं। सही कहा। फिर नदियां और तेज हवाएं इन छोटे कणों को बहाकर ले जाती हैं और किसी समुद्र की तलहटी में जमा कर देती हैं। परत दर परत? हाँ, और लाखों सालों में जब इन परतों का भारी दबाव पड़ता है तो ये जुड़कर ठोस हो जाती हैं। यही अवसादी चट्टानें हैं, जैसे बलुआ पत्थर। समझ गया। और फिर वो तीसरी वाली कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? जब यही आग्नेय या अवसादी चट्टानें पृथ्वी की हलचलों की वजह से बहुत गहराई में दब जाती हैं तो वहां अत्यधिक गर्मी और दबाव पड़ता है। तो क्या वो फिर से पिघल जाती हैं? नहीं, पिघलती नहीं है, बस उनके अंदर के खनिज अपना रूप बदल लेते हैं। उनका रंग और कठोरता बदल जाती है। जैसे चूना पत्थर बदलकर संगमरमर बन जाता है? बिल्कुल, यही कायांतरण है। ये सच में एक अद्भुत प्रक्रिया है। अब अगर बोरवेल की इस टाइम मशीन में हम एकदम नीचे चले जाएं, सबसे गहराई में, तो हम छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने इतिहास तक पहुंच जाएंगे। हाँ, और स्रोत के अनुसार वो सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन चट्टान है। आर्कियन। इसे चट्टानों का पितामह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चट्टानों का पितामह? क्या बात है। हाँ, क्योंकि ये चट्टान छत्तीसगढ़ के पूरे 50% हिस्से में पाई जाती है। आधा राज्य इसी पे टिका है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल? अगर ये चट्टान पूरे 50% हिस्से में फैली है, इतने बड़े इलाके में, तो इसमें प्राचीन जीवों के जीवाश्म तो मिलने चाहिए ना? डायनासोर की हड्डियां या कुछ और? हाँ, मतलब इतनी विशाल जगह है, कुछ तो सुराग मिलना चाहिए जीवन का। लेकिन स्रोत साफ कहता है कि ये पूरी तरह से जीवाश्म रहित है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर तो एग्जामिनर छात्रों के दिमाग के साथ खेलता है। इंसान यही सोचता है कि जो चीज इतनी ज्यादा है उसमें जीवाश्म तो होंगे ही, लेकिन अगर हम क्यों को समझ लें तो रटने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आर्कियन में जीवाश्म ना होने का असली लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब आर्कियन चट्टानें बन रही थीं, तब पृथ्वी का कोई ठोस रूप था ही नहीं। मतलब पृथ्वी उस वक्त सिर्फ आग का एक दहकता हुआ गोला थी, उबलते हुए लावा का समंदर। अरे बाप रे। हाँ, हर तरफ भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे। और जब वो मैग्मा करोड़ों सालों में धीरे धीरे ठंडा हुआ, तब जाकर ये आर्कियन चट्टान ठोस रूप में आई। अब तस्वीर एकदम साफ हो रही है। मतलब जब ये चट्टान बन रही थी, हाँ। तब सतह इतनी गर्म थी कि जीवन की कोई संभावना ही नहीं थी। एकदम सही। कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, यहाँ तक कि कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और जब कोई जीव था ही नहीं तो उसके मरने और जीवाश्म बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई जीव मरेगा तभी तो जीवाश्म बनेगा ना? हाँ, ये एकदम विशुद्ध विज्ञान है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई छात्र सिर्फ रटकर गया है कि आर्कियन में जीवाश्म नहीं होता, तो वो पक्का एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। 100% कंफ्यूज होगा। लेकिन अगर उसने आंख के गोले वाला दृश्य दिमाग में बैठा लिया है, तो वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यही वजह है कि कॉन्सेप्ट समझना रटने से 1000 गुना बेहतर है। ज्ञान तभी टिकता है जब वो लॉजिक से जुड़ा हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आर्कियन की बात तो समझ आ गई कि ये सबसे पुरानी है, लेकिन समय के साथ तो और भी कई चट्टानें बनी। हाँ, कई सारे क्रम है चट्टानों के। और परीक्षा में अक्सर इन्हें सही क्रम में सजाने को कहा जाता है। अब बिना रट्टा मारे इन सबका सीक्वेंस कैसे याद रखा जाए? यहीं पर वर्दी सीजी के स्रोत की वो शानदार ट्रिक काम आती है। अरे हाँ, वो निमोनिक वाली ट्रिक मैंने पढ़ी थी। बहुत ही अचूक ट्रिक है वो।
उसने पूरे भूगर्भिक इतिहास को एक छोटे से वाक्य में पिरो दिया है। हाँ, वो वाक्य है आधा कवि गोद में। सुनने में बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा भूगोल छिपा है। चलिए इस वाक्य का विच्छेदन करते हैं, देखते हैं कि इसके हर अक्षर के पीछे कौन सी चट्टान है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आधा कवि गोद में के पहले अक्षर से। आ से बनती है आर्कियन चट्टान, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हाँ, सबसे पुरानी आग के गोले से बनी हुई। हाँ, और बिना जीवाश्म वाली। उसके बाद आधा का दूसरा अक्षर है धा से धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, धारवाड़ कोई नई चट्टान नहीं है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि ये आर्कियन चट्टान के घिसने और अपरदन से ही बनती है। ये सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्कियन पिता है और धारवाड़ उसका पुत्र है। अरे वाह, पिता पुत्र का रिश्ता। हाँ, हवा और पानी ने आर्कियन को तोड़ा और उस मलबे से धारवाड़ बन गई। और भारत में सबसे ज्यादा खनिज जैसे लोहा और सोना इसी में मिलते हैं। और क्योंकि ये आर्कियन से बनी है, इसलिए इसमें भी जीवाश्म नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं होता। मतलब लॉजिक एकदम सीधा है। अगर पैतृक चट्टान में जीवन का कोई अंश नहीं था, तो उसके टूटने से बनी चट्टान में जीवन कहाँ से आएगा? ये एकदम जेनेटिक्स की तरह काम करता है। बहुत ही शानदार विश्लेषण है ये। तो हमारा आधा पूरा हो गया। आ से आर्कियन, धा से धारवाड़। अब आते हैं कवि पर। कवि का पहला अक्षर है क से कड़प्पा या कुड़प्पा चट्टानें। मुझे याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ये बहुत पाई जाती हैं और मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए जानी जाती हैं। सही कहा। और इनका निर्माण भी पिछली चट्टानों के टूटने से हुआ है। मतलब धारवाड़ के टूटने से। हाँ, धारवाड़ के लंबे अपरदन के बाद अवसाद उथले सागरों में जमा होने लगे। पानी के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई और चूना पत्थर बन गया। अच्छा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इतनी सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि वहां का बेसिन चूना पत्थर से भरा पड़ा है। देखा, भूगोल और अर्थव्यवस्था कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। क्या बात है। अब कवि का दूसरा अक्षर है वे से विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन चट्टानें किस लिए मशहूर हैं? अपने बलुआ पत्थर के लिए, मतलब सैंडस्टोन। पुराने ऐतिहासिक किले और इमारतें इन्हीं लाल पत्थरों से तो बनी हैं। बिल्कुल, ये भी उथले जल क्षेत्रों में ही बनी, लेकिन कड़प्पा के बाद बालू और कीचड़ के जमाव से ये बलुआ पत्थर बना जो इतना मजबूत होता है। तो हमारा आधा कवि पूरा हो गया। आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन। अब बस आखिरी हिस्सा बचा है, गोद में। तो गो से क्या होगा? गो से है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और यहां आकर तो मुझे लगता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? गोंडवाना का सीधा मतलब है कोयला। भारत के कोयला भंडार। हाँ, लेकिन कोयला कोई नॉर्मल पत्थर तो है नहीं। विज्ञान कहता है कि कोयला तो विशाल पेड़ों और जंगलों के जमीन के नीचे दबने से बनता है। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि गोंडवाना चट्टानों के बनने तक पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। पृथ्वी अब आग का गोला नहीं रही थी। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है यहाँ पे। ये वो समय था जिसे कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। अच्छा। इस समय तक पृथ्वी पर विशाल और बहुत घने जंगल उग चुके थे। जीवन पनप चुका था। हाँ, फिर पृथ्वी की प्लेट्स में भारी टेक्टोनिक हलचलें हुईं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ीं, घाटियां धंस गईं और वो पूरे के पूरे विशाल जंगल उन दरारों में समा गए। बाप रे, कितना भयानक दृश्य रहा होगा वो। बिल्कुल। और फिर उनके ऊपर मिट्टी और अवसादों की परतें चढ़ती गईं। लाखों सालों तक बिना ऑक्सीजन के भारी दबाव और गर्मी की वजह से वो दबी हुई लकड़ी कोयले में बदल गई। तो गोंडवाना चट्टानें असल में उन प्राचीन जंगलों का जीवाश्म ही हैं। एकदम सही, वो पूरा का पूरा एक फॉसिल है। ये विजुअल तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विशाल जंगलों का धंसना और करोड़ों साल बाद हमारा उन्हें कोयले के रूप में बाहर निकालना। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में कोयले की खदानें हैं। हाँ, इसी वजह से। तो अब हमारी ट्रिक का एकदम आखिरी अक्षर बचता है द से है दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, ये नाम सुनते ही फिर से ज्वालामुखी की याद आ जाती है मुझे। और ये याद बिल्कुल सही है। दक्कन की चट्टानें पृथ्वी के एक और हिंसक दौर की निशानी है। तो क्या फिर से वैसे ही ज्वालामुखी फटे जैसे आर्कियन के टाइम फटे थे? नहीं, इस बार थोड़ा अलग था। इस बार जमीन में लंबी लंबी दरारें पड़ी, जिन्हें फिशर्स कहते हैं। दरारें? हाँ,
और उन दरारों में से बेसाल्ट लावा बहुत ही शांति से, बिना किसी बड़े विस्फोट के, लेकिन बहुत भारी मात्रा में बाहर निकला। और वो लावा फैल गया होगा? बिल्कुल, वो चादरों की तरह मीलों तक फैल गया, परत दर परत लावा जमता गया, और इसी सीढ़ी नुमा संरचना को ट्रैप कहते हैं। अच्छा, ट्रैप का मतलब सीढ़ी। और यही बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं तो काली मिट्टी बनाती है ना? हाँ, रेगुर मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। तो इस तरह हमारी ट्रिक आधा कवि गोद में पूरी होती है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। ये पूरा का पूरा कालक्रम एक झटके में याद हो जाता है इससे। सच में ये देखना बहुत सुखद है कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक पूरे भूगर्भिक इतिहास, चट्टानों के प्रकार, खनिज और कृषि की संभावनाओं को एक धागे में बांध देती है। जब जानकारी को इस तरह लॉजिक के साथ समझाया जाता है ना, तो वो दिमाग में सिर्फ छपती नहीं है, बल्कि रम जाती है। बिल्कुल सही कहा। ज्ञान का असली मूल्य तो तभी है जब आप उसे परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में बिना किसी उलझन के इस्तेमाल कर सकें। और यही कारण है कि ये जो स्रोत है, ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सीखने का अनुभव है। क्योंकि सतह के नीचे क्या है ये जाने बिना सतह को समझना हमेशा अधूरा रहता है। एकदम सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, हमने सतह से नीचे झांक कर देखा है आज। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अरबों साल पहले खौलते मैग्मा और आर्चियन चट्टानों ने उस जमीन की नींव रखी जिसे आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। फिर कैसे वो चट्टानें टूटी, सागरों में चूना पत्थर बना, जंगल दफन होकर कोयला बने, और फिर अंत में लावा की चादरें बिछी। हमने ये भी समझा कि बोरवेल की खुदाई सिर्फ जमीन में छेद करना नहीं है। नहीं, वो तो पृथ्वी के इतिहास को समझने की एक व्यवहारिक टाइम मशीन है। बिल्कुल। और गहराई में जाने से ही असली कॉन्सेप्ट साफ होते हैं, जिससे परीक्षा का वो डर खत्म होता है। एकदम। लेकिन अब मैं उस बिंदु पर वापस आना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की थी। उन आंकड़ों पर। हाँ, वो जो उबाऊ लगने वाले आंकड़े थे, महानदी बेसिन के विस्तार और दंडकारण्य के मैदानों के बारे में। आज हमने जो सफर तय किया वो दक्कन की चट्टानों पर आकर खत्म होता है। सही है, आर्कियन से लेकर दक्कन तक का सफर। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। सोचने वाली बात है कि उन सबसे पुरानी आग के गोले वाली चट्टानों से लेकर दक्कन की चट्टानों तक के सफर के बाद ऐसे कौन से विशाल जलवायु परिवर्तन आए होंगे, कौन सी नई नदियां बही होंगी या कैसी टेक्टोनिक हलचलें हुई होंगी जिन्होंने इन कठोर चट्टानों के ऊपर आखिरकार उस महानदी बेसिन को उकेरा। ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब ये बेसिन और मैदान तो इन चट्टानों रूपी मंच के ऊपर बनी हुई कलाकृतियां हैं। बिल्कुल, चट्टानों के इसी क्रमिक विकास और मौसम की मार ने ही तो उस परिदृश्य को जन्म दिया है जिसे हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। सच में उस खौलते लावा से लेकर आज के इन हरे भरे मैदानों तक का सफर प्रकृति का एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हमें आगे और खोज करने के लिए प्रेरित करता है और ये याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ पन्नों पर छपे हुए बेजान नक्शे नहीं हैं। ये उस जमीन की आत्मकथा है जिस पर हम आज खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो अगली बार जब भी भूगोल की कोई किताब खुलेगी और किसी मैदान के क्षेत्रफल का जिक्र होगा तो यकीनन उस सतह के नीचे दबी हुई उस टाइम मशीन का ख्याल दिमाग में जरूर आएगा। वो मशीन जो करोड़ों साल का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही रोचक चर्चा रही। हाँ, बहुत मजा आया।